Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, it's my fourth lecture, first year biology, and today's topic is level of biological organization. ठीक है, तो levels हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं steps. ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेवल्स को हम क्या कहते हैं, स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. यानी बायो क्या होता है, लाइफ ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट लेवल पे बायो यानी डिफरेंट लेवल पे लाइफ की स्टडी को हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. क्या मतलब हुआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का? स्टडी ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल्स, ज़िंदगी को मुख्तलिफ लेवल्स पे स्टडी करना. ठीक है, हमारे पास कहलाती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हम स्मॉलेस्ट स्टेप से लार्जेस्ट स्टेप या स्मॉलर से लार्जर स्टेप को स्टडी करते हैं, तो इसी तरह ज़िंदगी को मुख्तलिफ लेवल्स पे स्टडी करने को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो एक स्पेसिफिक टर्म जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई होती है, दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म हमारे पास एक हाईली कम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा, बहुत ज़्यादा एक कम्प्लेक्स लिविंग सब्सटेंस होता है जो सेल के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है. यानी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाईली कम्प्लेक्स लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है हाईली कम्प्लेक्स सब्सटेंस. तो वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म. अगेन बता रही हूँ, प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है? हाईली कम्प्लेक्स लिविंग सब्सटेंस होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है. अब जो हमारे पास हमने देखा कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ज़िंदगी को जो हम मुख्तलिफ स्टेप्स में स्टडी करते हैं, उसकी मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए एक की बना दी है. ठीक है, की ऑफ लेवल्स कैसे क्रिएट की है वो की मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊंगी कि हम किस लेवल से स्टडी शुरू करते हैं और कहाँ तक जाती है स्टडी. अब हमने डेफिनेटली लाइफ को स्टडी करनी है, तो हम देखते हैं कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई. ठीक है, फिर उसके लेवल्स कैसे चेंज होते गए. सिंपलेस्ट लाइफ थी, फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन कैसे, और कैसे कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एक इंडिविजुअल एक इंसान बना है. ठीक है, तो हमारे पास जो पहला स्टेप आता है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. पहला स्टेप क्या आता है? पहला लेवल जो होता है वो हमारे पास होता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. सेकंड जो है स्टेप, ये सेकंड लेवल हमारे पास होता है मोलेकुलर लेवल, देन ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल, और फोर्थ वन पे हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल. फिफ्थ पे आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, एंड सिक्स पे आ जाता है इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल यानी कंप्लीट इंसान बन जाता है. तो कैसे, कहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं. एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, मोलेकुलर लेवल, ऑर्गेनल एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, एंड देन इंडिविजुअल लेवल. 6 लेवल से हमारे पास. ठीक है, अब हम फर्स्ट वन को सबसे पहले देखेंगे. फर्स्ट लेवल हमारे पास जो है वो आ जाता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. ठीक है, अब एटम जो है हमें पता है कि क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है. एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट. किसी भी लिविंग नॉन लिविंग मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम होता है. अब एटम के अंदर सब एटॉमिक जो है वो पार्टिकल्स भी होते हैं. सब एटॉमिक क्या, यानी एटम के अंदर और कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जो एटम मिलके एक पूरा एटम बनाते हैं. तो वो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल में हमने क्या देखा कि एटॉमिक में एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और सब एटॉमिक लेवल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोलेकुलर लेवल. ठीक है, मोलेकुलर, अब ये लेवल कैसे होगा कि जो हमने देखा एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, जो एटम होता है ना बेटा हमारे पास, वो मोस्टली फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि एटम एक एटम दूसरे एटम से मिलके एक क्या बना देता है, मोलिक्यूल बना देता है हमारे पास. तो एक एटम जब दूसरे से मिलेगा तो इनके दरमियान एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है. ठीक है, वो बॉन्डिंग आयोनिक भी हो सकती है, वो बॉन्डिंग हमारे पास कोवलेंट भी हो सकती है. तो एक एटम दूसरे एटम से कोवलेंट या
आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है, मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है, और उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे कि ये मोलेकुलर लेवल है। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं। एटम कंबाइन थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स, एटम जब आपस में मिलते हैं मुख्तलिफ बॉन्ड के ज़रिए, चाहे वो आयनिक हो या कोवलेंट हो, तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होता है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब आपस में मिले हैं तो हमारे पास O2 ऑक्सीजन की फॉर्म आ गई, ठीक है। इसी तरह जब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम हमारे पास मिलेंगे तो H2 बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा, और इसी तरह नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मोलेकुलर लेवल में हमारे पास जो सेल्स होते हैं, क्योंकि हम बायो को स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेल का तो बार बार जिक्र आएगा। तो जो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सेल है, उसको दो बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल में हम दो कैटेगरी पढ़ते हैं फर्दर। तो एक कैटेगरी जो होती है ऑर्गेनिज्म की, वो मोलेकुलर वेट की बेस पे होती है, और एक जो कैटेगरी होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। किसी ऑर्गेनिज्म का मोलेकुलर वेट क्या है, फिर दो कैटेगरीज फर्दर डिवाइड होती हैं, या फिर उस ऑर्गेनिज्म की नेचर कैसे है, इससे भी फर्दर दो कैटेगरीज जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर को हम MOL लिख देते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर वेट अगर हम देखें तो इसकी दो कैटेगरीज हैं, दो फर्दर काइंड्स हैं। फर्स्ट वन इज़, टू फर्दर काइंड्स है, तो फर्स्ट वन इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड द सेकंड वन इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो एज इट्स नेम शोज कि ये स्मॉलेस्ट थिंग होगी, ठीक है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होंगे, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, यानी जिनका लो मोलेकुलर वेट होगा, जिनका मोलेकुलर वेट बहुत कम होगा। जैसे कि इसी एग्जांपल में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, मैक्रो का वर्ड हमेशा बड़ी चीज़ के लिए, लार्जर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल होंगे, जिनका हाई मोलेकुलर वेट होगा। क्या होगा, हाई मोलेकुलर वेट। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है स्टार्च एंड प्रोटीन। अब ऑर्गेनिजम्स को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देखें तो फिर भी उसकी फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, कौन सी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम क्या देखते हैं, हमें पता है ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, और वो हमेशा इकट्ठे पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल आ जाते हैं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ADP, ATP, AMP, न्यूक्लियोटाइड एसेट्रा। अब इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन या इनके डेरिवेटिव्स के अलावा भी हम बहुत से मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में मोस्टली अगर हम बायो में देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अगर हाइड्रोजन है तो कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड लेवल हमारे पास आ जाता है, विच इज़, आप इसको ऑर्गेनल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। थर्ड लेवल में ये जो है, इसको ऑर्गेनल भी बोल सकते हो और ऑर्गेनेली भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनेली या ऑर्गेनल एंड सेल लेवल क्या होता है। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करते हैं तो हमें पता है सेल जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनेली की बात करें तो सेल के अंदर बेशुमार छोटी छोटी साख्तें, छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद होती हैं। ये जो साख्तें होती हैं इनका एक स्पेसिफिक काम होता है जिसे हम ऑर्गेनेली कहते हैं। यानी सेल जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल, छोटी छोटी साख्तें मौजूद होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेली कहते हैं। हर ऑर्गेनेली स्पेसिफाइज होती है टू देयर ओन वर्क, अपना ही काम करते हैं, यानी हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक काम होता है, एक स्पेसिफिक वर्क होता है और वो खुद परफॉर्म करती है उसको। जैसे कुछ ऑर्गेनेली मैंने यहाँ पे मेंशन की है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ER से रिप्रेजेंट करते हैं या एब्रीवेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया अब क्या करवाता है, सेलुलर रेस्पायरेशन करवाता है। सेलुलर रेस्पायरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, ATP जनरेट होती है और ये एनर्जी जो है वो सेल यूटिलाइज करता है। ER की अगर हम बात करें यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम क्या करते हैं, एक ग्रेनुलर सा स्ट्रक्चर होता है, दानेदार सा, जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है बेसिकली, यानी प्रोटीन बनाता है।
तो ऐसा नहीं होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन बना दे या राइबोसोम सेलुलर रेस्पिरेशन करवा दे या ईआर प्रोटीन बना दे। नो, हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो वो खुद परफॉर्म करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अगर सेलुलर रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये कोई भी ऑर्गेनेली नहीं कर सकती। अब हमारे पास जो सेल और ऑर्गेनेली है ना, अब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो फर्दर कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेली। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेली हम सेल को कैसे जो है वो कैटेगराइज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेली, अभी फ़िलहाल हम ऑर्गेनेली की बेस पे देख रहे हैं, फिर आगे सेल की बेस पे भी हम लोग जो हैं वो इसको देखेंगे कि सेल की बेस पे भी कैसे ऑर्गेनिज्म को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। तो ऑर्गेनेलीज की बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को जो है वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विच इज़ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, जो वर्ड प्रो है, प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। कैरियोट्स, कैरियन हम कहते हैं बायो में न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस से पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए थे हम उन्हें कहते हैं ये प्रोकैरियोट्स थे। और यूकैरियोट्स जो है यू जहाँ पे भी यूज़ होता है इसका मतलब होता है ट्रू या आफ्टर। तो कैरियोट्स न्यूक्लियस, आफ्टर न्यूक्लियस यानी आफ्टर न्यूक्लियस, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो यही है कि ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले डिस्कवर हुए थे और ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद डिस्कवर हुए थे। तो पहले हम प्रोकैरियोट्स को जो है वो डिटेल में देख लेते हैं, देन हम यूकैरियोट्स को देखेंगे। तो प्रोकैरियोट्स कौन से थे जो न्यूक्लियस से पहले डिस्कवर हुए थे? तो डेफिनेटली इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होगा। फिर इसके पास नेक्स्ट वन क्या है? नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। इसके पास ऐसी ऑर्गेनेलीज ही नहीं होंगी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जिनके गिर्द झिल्ली होती है। तो अब बहुत सी ऑर्गेनेली ऐसी है जिनके गिर्द झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जैसे गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड है और इसमें तो कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ना तो गोल्जी अपरेटस होंगे, ठीक है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। ये तीनों ऑर्गेनेली इसके अंदर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जबकि हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं। फिर अगर इसमें से इतनी ज़्यादा ऑर्गेनेलीज निकल जाती हैं इस सेल के अंदर से, तो डेफिनेटली इसके अंदर ऑर्गेनेलीज की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, यानी लेस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट ही नहीं होती, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली होगी। अब इसकी एग्जाम्पल में, प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। देन हमारे पास है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या था कि ये न्यूक्लियस के बाद डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक लार्जर न्यूक्लियस होता है, एक डेफिनाइट न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इसके पास होंगी, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी होंगी और नॉन मेम्ब्रेनियस जो वो होंगी ऑर्गेनेली होंगी वो भी प्रेजेंट होगी, यानी मेम्ब्रेन वाली भी और विदाउट मेम्ब्रेन भी दोनों इसके अंदर होंगी। तो डेफिनेटली इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, अलगल सेल, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। अब हमने कहा था कि हम सेल को, ऑर्गेनिज्म को फर्दर कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनेली बेस पे भी और सेल बेस पे भी, ठीक है। ऑर्गेनेली की बेस पे ऑर्गेनिज्म को हमने देख लिया कि दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब हम देखेंगे कि सेल की बेस पे कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज करते हैं, ये उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं सेल की बेस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज़ मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की हम बात करें, यूनी बायो में यूनी का मतलब होता है सिंगल, ये क्या करेंगे? सिंगल सेल पे कंसिस्ट करेंगे, ठीक है, ये वाले ऑर्गेनिज्म। और मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत ज़्यादा। जैसे अगर हम लोग कोई ड्रेस लेने जाते हैं अपना, तो फिर हम मोस्टली प्रेफर कर रहे होते हैं कि हमें मल्टी कलर्स में मिल जाए, क्योंकि उसके साथ मैचिंग बहुत ईजी हो जाती है। शू, हैंड बैग, ईच एंड एवरीथिंग जल्दी मैच हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कलर
डिफरेंट होते हैं, कलर चॉइस आपके पास बढ़ जाती है। तो इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, सिंगल सेल से ज़्यादा होंगे, यानी 2 और मोर सेल्स इसके अंदर होंगे। तो यूनिसेलुलर में जो सेल्स होंगे हमारे पास वो क्या होगा, ऐसे सेल जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करेंगे, सिंगल सेल पे एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, उन्हें हम कहते हैं ये यूनिसेलुलर हैं। इसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया आ जाता है। मल्टी सेलुलर क्या होता है, इस नेम से ही शो हो रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे और कम्प्लेक्स किस्म का होगा। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास प्लांट और एनिमल सेल है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ लेवल है विच इज़ टिश्यू लेवल। अच्छा, टिश्यू की 2 डेफिनेशन बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस होती हैं, लेकिन मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को ये वाली एग्जांपल करवाती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी है और स्टूडेंट्स को इजीली समझ आ जाती है, तो मैं आप लोगों को भी यही समझाऊंगी। अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज़। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, कि जो सेल्स हैं, सेल एक क्लस्टर फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में अगर एक जैसा यानी डिफरेंट सेल जो है वो एक गुच्छा सा बना ले और एक ही काम परफॉर्म करें तो वो क्या कहलाएगा, टिश्यू। डिफरेंट सेल सॉरी अ ग्रुप ऑफ सेल्स, हमारे पास क्या है, सेल्स का एक ग्रुप जो है जब वो क्या करता है, मिलता है आपस में और एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक ख़ास काम, यानी सारे सेल आपस में मिल के ग्रुप बना के जब एक ख़ास काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, टिश्यूज़। यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ मैंने मेंशन किया है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो कि सिक्रीशंस करवा रहा होता है हमारी बॉडी में, फिर मस्कुलर टिश्यूज़ है जो मूवमेंट करवाता है, जाइलम है कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, फ्लोइम है वो ट्रांसलोकेशन करता है फूड की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। अब हमने पीछे टिश्यू में देखा था कि डिफरेंट टिश्यू में हमने देखा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स जब आपस में मिलते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यू बना लेते हैं। इसी तरह बेटा जब हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो हमारे पास ऑर्गन बना लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो वो क्या बना लेंगे, हमारे पास ऑर्गन बना लेंगे। तो डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ जिनके फंक्शन एक जैसे होते हैं आपस में मिल जाते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन भी जारी बात है ऑर्गन सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। ऑर्गन आपस में मिलते हैं, जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गन मिलते हैं, तब जाके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, ऑर्गन, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारी चीज़ें किसमें इन्वॉल्व होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेशन कंप्लीट करवाती है। 6 पॉइंट हमारे पास है, ऑर्गेनिज्म एंड इंडिविजुअल लेवल क्या होता है। डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल क्या होता है, जब एक पूरा इंसान बन गया, कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म है, ये इंडिविजुअल है। इनके अंदर स्पेसिफिक सिस्टम्स होते हैं, ख़ास किस्म के सिस्टम्स होते हैं, ख़ास कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। और इस सबसे बढ़ के क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हाईली कम्प्लेक्स होता है तो इसके सारे सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। अगर इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन ना हो तो इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही ना कर सके। तो इसलिए इंडिविजुअल के अंदर जो इसके ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज जब वो करेगा तो उसकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्यों फास्ट होगी, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ गई, इट मीन कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ब्लड पंप करने का जो सिस्टम है हार्ट का, वो क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। और उसके साथ साथ जब एक्सरसाइज हो रही होती है तो हमारी हार्ट बीट अगर फास्ट है तो हमारा ब्रीथिंग रेट जो होता है, सांस लेने का अमल, अमल तलफ़ुज़ जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बढ़ गया है, यानी एक्सरसाइज करने से सर्कुलेटरी सिस्टम भी बढ़ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बढ़ गया। और मसल मूवमेंट ज़्यादा होती है जिससे बॉडी भी वार्म अप हो जाती है और हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आ रहा होता है, तो मस्कुलर मूवमेंट भी फास्ट हो जाएंगी। अब ये सारी मूवमेंट जो थी, चाहे वो हार्ट बीट फास्ट हुई, ठीक है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम था, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, या मस्कुलर मूवमेंट थी, वो सारी रिलेट करती है हमारे नर्वस सिस्टम से और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम जो हमारा होता है उससे रिलेट करती है, हमारे ब्रेन से रिलेट करती है, तब जाके ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं।
यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मूवमेंट वाले सिस्टम जो हो गए, या नर्वस सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन होती है तो एक इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है।